एक्शन भरपूर होने की तैयारी में 6 और शेयरों पे जिन्हें जगह मिली है आज एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। हमारे दो खास मेहमान मोतीलाल ओसवाल से हेमांग जानी साहब और एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालिया साहब हमारे साथ तैयार है बिगुल के साथ। आप दोनों का स्वागत है। हेमांग सर, शुरुआत आप कीजिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ सर। धन्यवाद अनिल जी। मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है और हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी सेक्टर है उसमें काफी सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं और उसमें जो सबसे बड़ा एक क्लिंचर जो है वो ये है कि अभी रिसेंटली एक डिसीजन ये लिया गया था कि जो पोल्यूटिंग सिटीज है या स्टेट्स है वहां पे जो गैस की जो यूसेज है वो कंपलसरी की जाएगी। तो ये पर्टिकुलर रिफॉर्म और न्यूज जीएसपीएल के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है क्योंकि गुजरात के अंदर 4 से 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पोल्यूशन लेवल ज्यादा है। तो इस तरह का कोई रिफॉर्म होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा इस कंपनी को हो सकता है। उसके अलावा जिस तरह का ग्रोथ एलएनजी टर्मिनल के अंदर हो रहा है और जो पाइपलाइन का नेटवर्क जीएसपीएल का है तो उसमें वॉल्यूम का ग्रोथ काफी बड़ी मात्रा में हो सकता है। और तीसरा बड़ा ट्रिगर जीएसपीएल के लिए यह है कि ये कंपनी के पास 54% स्टेक है गुजरात गैस के अंदर और गुजरात गैस एज अ कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वॉल्यूम ग्रोथ है और ओवरऑल एज अ थीम इसके अंदर काफी बड़े पॉजिटिव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा नोन स्टॉक नहीं है और पीएसयू कंपनी भी है और पीएसयू हम देख रहे हैं कि एक फ्लेवर भी है। तो इसमें हमारा टारगेट प्राइस 300 रुपए का है। ओके, 300 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ जीएसपीएल में की जाए खरीदारी। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गुजरात वाली कंपनी में कुछ हो रहा है क्या? जीएमडीसी अभी आज एल्गो ट्रेड कुणाल जी राकेश जी ने भी बताया और जीएसपीएल अब हेमांग सर भी दे रहे हैं। आइए राजेश जी भी हमारे साथ है। तो राजेश जी आपका लॉन्ग टर्म पिक सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, जो लॉन्ग टर्म पिक रहेगा वो रहेगा स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च। अनिल जी, अगर इस कंपनी का सेटअप देखें तो स्टॉक में लास्ट वीक में काफी बड़ी वॉल्यूम एक्शन देखने को मिली। स्टॉक में डेली चार्ट पे एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक एक करेक्टिव मूव के बाद जिस तरीके से वीकली सेटअप के हिसाब से भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, अब हमें लगता है ये स्टॉक एक यहां से अच्छी बड़ी तेजी दिखाने के लिए दमखम रखता है। और स्टॉक का जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली और वीकली सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है कि ये स्टॉक को अब यहां से बाय करना चाहिए। कोई भी करेक्टिव एक्शन भी आती है तो इसको ऐड करें। 195, 190, 185 ये एक रेंज है, इसमें एक्यूमुलेट करें। 178 का स्टॉप लॉस रखे और जो हमें टारगेट लगते हैं वो लगते हैं करीब 240 से 250 तक के। तो सन फार्मा एडवांस रिसर्च स्पार्क को बाय करने की सलाह रहेगी 240 और 260 के टारगेट के लिए। चलिए, तो बिल्कुल स्पार्क में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 240 उसके बाद 260 तक के टारगेट्स भी यहां पर देखने को मिलेंगे। इसी पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जब लौटेंगे आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बाजार मोमेंटम जारी है और अब चलिए जैन साहब के 10 की कमाई की कॉल एक बार जान लेते हैं। संदीप जी बताएं कौन सी कॉल रिकमेंड कर रहे हैं आप? बिल्कुल, एक हॉस्पिटल स्टॉक है और जो कि जनरली हॉस्पिटल स्टॉक्स काफी महंगे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है मार्केट में, बट उनमें से ये एक सस्ता स्टॉक है केएमसी स्पेशलिटी, जो कि 21 रुपए 70 पैसे 80 पैसे के लगभग चल रहा है। और मुझे सबसे बढ़िया बात जो इस कंपनी की लगती है, जो फंडामेंटल्स है बहुत अट्रैक्टिव और साउथ में काफी नामचीना ब्रांड है, कावेरी हॉस्पिटल्स के नाम से इनका ग्रुप है। और केएमसी स्पेशलिटी का मैंने फंडामेंटल्स देखा तो सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स वर वेरी गुड और पिछले 5 साल में अगर नेट प्रॉफिट की कैगर देखें तो 165% की आ रही है, विच इज लाइक एस्टोनिशिंग। और पिछले 10 साल की अगर कंसिस्टेंसी देखें सेल्स में तो करीब 27% के लगभग और 10% जो नेट प्रॉफिट है उसमें 28% के लगभग की। देखिए, अगर कोई कंपनी पिछले 10 साल में अगर 26% के कैगर से ग्रो करती है तो वो एक तरीके से 10 साल में 10 गुना होता पैसा। ये जनरली कंपाउंडिंग का एकदम सिंपल थंब रूल टाइप का फॉर्मूला है कि नेक्स्ट 20 इयर्स में वो
100 टाइम्स होती है और नेक्स्ट 30 इयर्स में 1000 टाइम्स होती है। तो मल्टीबैगर बनाने के यही तरीके हैं कि हमने वही कंपनियां ढूंढी है जो 20% 25% की कैगर से 10 साल में ग्रो करे और आगे भी ग्रोथ की पूरे आसार है, क्योंकि ये लोग कंपनियां बहुत अच्छे से परफॉर्म करें और हॉस्पिटल स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। डीआईआईज ने लास्ट 2 क्वार्टर्स में एंट्री ली है विच इज वेरी एनकरेजिंग। प्रोमोटर्स की करीब 75% स्टेक है और मैं इसमें टॉप 3 इन्वेस्टर्स देख रहा था तो उनकी अगर 1% के ऊपर की जो स्टेक है वो सारे के सारे वही इन्वेस्टर्स हैं जो कि सिर्फ इसी कंपनी में होल्ड कर रहे हैं स्टेक, विच अगेन गिव्स द कॉन्फिडेंस कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल आराम से 24 रुपए के टारगेट के लिए लेना चाहिए यहाँ पे। ओके, केएमसी हॉस्पिटल्स यहां पर खरीदारी करने की राय है जैन साहब की तरफ से। इस वक्त 24 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है केएमसी हॉस्पिटल। ओके, आइए बढ़ते आगे और एक बिगुल है वो वागले साहब के लिए। वागले कमांडर बताएं वागले साहब। अनिल जी, आज फार्मा स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस है और मैंने चूज किया है डॉक्टर रेड्डीज, जो कि पिछले लगभग 6 से 8 दिनों में 51, 50, 5200 के रेंज में अटका था, 5250 के रेंज में अटका था। आज वो 5300 के पार निकला है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा वाला ब्रेकआउट की शुरुआत है। 53, 20, 25, 30 ये लेवल पे बाय करे, 5300 तक जाता है तो और ऐड करे। 5270 का मेरा 1700 बात होगा, एक 30, 35, 40 रुपए की रिस्क होगी। मेरा पहला टारगेट लगभग 5400 का होगा, जो शायद आज के दिन में भी आ सकता है। दूसरा टारगेट 5500, 5480 टू 5500 तक के स्टॉक जा सकता है अगले 2 से 3 दिनों में। ओके, तो 5500 तक के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल स्टॉक्स का वक्त है। हेमांग सर बताएं आपका स्टॉक पोजिशनल बेसिस पर जो आपको हो पसंद। अनिल जी, मेरा पोजिशनल पिक है जेके लक्ष्मी सीमेंट। और सीमेंट सेक्टर के अंदर हम लोग एक पॉजिटिव ट्रिगर्स और माहौल देख रहे हैं और ये एक रीजनल प्ले है। इसका काफी बड़ा जो कैपेसिटी 7% वो नॉर्थ साइड पे फोकस्ड है और ईस्ट साइड पे भी कंपनी का प्रेजेंस है। और इसमें जिस तरह के नए प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके कंपनी आ रही है, उसके चलते हुए उसके प्राइसिंग के अंदर काफी बेनिफिट हो सकते हैं। उसके अलावा कंपनी का जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि जो डेट है ये लगभग आधा हो जाएगा। 1000 करोड़ का जो उनका डेट है वो 2022 में आधा हो जाएगा। और उसके चलते हुए मैं समझता हूं कि ओवरऑल लोगों का जो एक रिलायबिलिटी फैक्टर है मैनेजमेंट के ऊपर वो काफी बढ़ जाएगा। और रीजनल जो सीमेंट प्लेयर्स है उनकी वॉल्यूम ग्रोथ और जो डीलेवरेजिंग होगी उसका सबसे बड़ा फायदा जेके लक्ष्मी सीमेंट को हो सकता है। तो ये हमारा एक प्रिफर्ड पिक है फॉर पोजिशनल विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 420 रुपीज। ओके, 420 के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी जेके लक्ष्मी सीमेंट में। राजेश जी बताइए आपके हिसाब से कहां करनी है खरीदारी? पोजिशनल पिक स्पार्क तो आपने दिया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पोजिशनल अब बताओ। तो बिल्कुल अनिल जी, स्पार्क हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिया था, लेकिन शॉर्ट टर्म में आज इंट्राडे में स्पार्क आ गया उसमें ऑलरेडी। अभी पोजिशनल पिक के लिए हमने जो स्टॉक यहां से आइडेंटिफाई किया है वो है एसबीआई कार्ड का। अगर ये स्टॉक का सेटअप देखें तो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट पे, जो कि हुआ है करीब 860 के आसपास। और वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने करीब 10 से 12 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है। तो डेली वीकली सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ ये दर्शाता है कि अब स्टॉक में एक अच्छा मूव यहां से पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखेगा। बाय एंड एक्यूमुलेट में ये स्टॉक को रखें, 825 का स्टॉप लॉस रखें और 940 से 950 ये 2 टारगेट हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखना चाहिए। तो एसबीआई कार्ड बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल कैटेगरी में। बे कार्ड्स में करें खरीदारी पोजिशनली। ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक्स जो पसंद है राजेश जी को खरीदारी करने के लिहाज से। आइए, जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ, तो जय के लिए भी गुड। बताइए जय।
अनिल जी, मेरा भी कॉल इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी पर ही है। इनफैक्ट फार्मा इंडेक्स अगर हम देखें तो जो 13,150 पर ट्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज में 13,500 तक जा सकता है। और इनफैक्ट एक एक करके फार्मा स्टॉक्स में अच्छी एक मोमेंटम देखने मिल रहा है। सो डॉक्टर रेड्डी ही है मेरा भी। इनफैक्ट अब ये स्टॉक में वागले जी आगे निकल जाए, बट कोई बात नहीं अनिल जी, मुझे कॉल ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन के थ्रू देना है। सो इसका 5300 के स्ट्राइक का एट द मनी स्ट्राइक है ऑलमोस्ट, वो कॉल ऑप्शन खरीदना है जो करीब अभी आपको मिलेगा 200 रुपए के आसपास, 200-203 के आसपास मिलेगा। इसको खरीद कर चलना है जी। 154 का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप देखें तो एक्जैक्टली 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट बनेगा अनिल जी, वो हम रखेंगे 264 का, सेकंड टारगेट बनेगा 302। ये दो टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डीज का 53 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना नहीं जी। कारण ये जो वागले जी ने बिल्कुल इनफैक्ट स्पॉट सही किया था, इनफैक्ट मेरा भी वही ध्यान में आया था तभी, इसका 53 के स्ट्राइक पर ही हमें अच्छा हुआ है देखने मिला है। इनफैक्ट ये लेवल निकलते ही टेक्निकली एक और चीज मैं ये देख रहा हूं कि 5320 का भी एक लेवल है। तो ये हर्डल अगर निकल जाता है 5300 से लेकर 5320 का जी, तो 5500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। इनफैक्ट ये लेवल के ऊपर निकलने से ये स्टॉक में इतना जोर का मोमेंटम आएगा कि आई थिंक इमीडिएटली 5500 एक दो दिनों में हमें देखने मिलेगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा ट्रेड बन रहा है। डॉक्टर रेड्डीज 5300 का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। ओके, जैसे वागले साहब आगे निकल गए उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं भी निकले तब भी आगे मानो। वागले साहब बहुत एक्सपीरियंस है, हम सब में सीनियर है, तो गए है ना, मतलब उस हिसाब से अगर कभी ऐसा लगे भी तो कि पहले कॉल हमारी आ गई तो भी वागले साहब के आगे कर देने का क्या उसमें बड़ा मतलब बच जाता है। कभी स्टॉप लॉस होता है, ट्रिगर हो तो भी वागले साहब के साथ पीछे अपने छुप जाने का फायदा होता वागले साहब के सीनियर होने का। तो डॉक्टर रेड्डी वागले साहब को भी पसंद है और जय को भी जी। वागले साहब अनिल जी, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है या मेरी पिटाई की है। देखो, जो चीज मैंने बंसल जी को एक बार ऐसा है, बंसल जी ने भी एक आध बार पूछा था मुझे कि सर कभी कभी समझ में नहीं आता, आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा जो चीज समझ में नहीं आए उसे आप कॉम्प्लीमेंट ही समझो। ठीक है ना, ताकि आप भी स्ट्रेस भी, मैं भी स्ट्रेस, समझ ही नहीं आया तो कॉम्प्लीमेंट मान लो उसको। तो आप खाली इस चीज पे फोकस करो कि वागले साहब हमें सबसे ज्यादा सीनियर और अनुभवी है। चलिए बढ़ते आगे, अब वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का। राजेश जी से पहले ले लेते हैं। राजेश जी का शॉर्ट टर्म पिक बताएं सर, एसपीएल मिड कैप से। सो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक जो रहेगा वो रहेगा टाटा एलेक्सी। अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम स्टॉक को देखें तो बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का इसमें बाइंग मोमेंटम बना हुआ है, अगर हम इसका डेली सेटअप देखें तो पिछले 2 सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। वीकली सेटअप के हिसाब से पिछले 3 से 4 वीक से ये कंटिन्यूस हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। तो जिस तरीके का सेटअप टाटा एलेक्सी का, हमें लगता है 1975 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो 1830 के स्टॉप लॉस से कोई भी माइनर डिप भी मिलती ड्यूरिंग द डे या 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में तो भी इसको ऐड करें। 1975 तक के टारगेट हमें लगता है टाटा एलेक्सी में देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। ओके, टाटा एलेक्सी 1975 तक जाने की तैयारी में है, यहां पर करें आप खरीदारी। राजेश जी की शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर पसंद। आइए अब शॉर्ट टर्म पिक ले लेते हैं हेमंत सर से भी। हेमंत सर बताइए आपका स्टॉक कौन सा है इस लिस्ट में? शॉर्ट टर्म में मेरा पिक अनिल जी कोरोमंडल इंटरनेशनल है। ये एक बहुत बढ़िया मिड कैप फर्टिलाइजर कंपनी है जिसका प्रेजेंस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, ये सारे एरियाज में है। और हम जिस तरह का एग्री सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स और जिस तरह के पॉजिटिव न्यूज फ्लो देख रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये कंपनी को मिल सकता है। ये पिछले 2 साल के अंदर लगातार वॉल्यूम ग्रोथ में काफी अच्छा काम कर रही है, पर्टिकुलरली जो फर्टिलाइजर सेगमेंट है और क्रॉप प्रोटेक्शन के ये 2 सेगमेंट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। और ये जो थीम है एग्री की, एक स्ट्रक्चरल थीम है, तो उसके चलते हुए हमें ये कंपनी बहुत पसंद है। और अभी रिसेंटली उसके अंदर मेरे ख्याल से 800 के आसपास एक प्रमोटर का ब्लॉक डील भी हुआ था। तो हमारा जो टारगेट है कोरोमंडल का वो 981 रुपीज का है। तो 981 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए कोरोमंडल पर आप एक बार खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर भी पसंद है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल, साथ ही जेके लक्ष्मी सीमेंट। लेकिन चलिए स्टील कंपनियां फोकस में क्यों हैं, एक बार वो समझ लेते। लगातार कीमतों में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, तेजी का मोमेंटम है और ताजा आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं, आशीष हमें बताएंगे। आशीष बताएं। देखिए, जुलाई से लगातार स्टील की कीमतों में बढ़िया बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट बाजार यह अनुमान लगा रहा है कि जनवरी
जनवरी में भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी कीमतें बढ़ सकती हैं। चैनल चेक्स की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह सजेस्ट हो रहा है कि डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग है इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली भी अगर आप देखें। उसके पीछे का कारण ये कि जिस तरीके से देश में दोबारा कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू हो गई है, खासतौर पर जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स है वहां पर बेहतर मांग देखने को मिल रही है। ऑटो बिक्री के आंकड़े आपके सामने देखिए, वहां पर भी साल दर साल बढ़िया ग्रोथ जताई जा रही है, जिसके चलते माना जा रहा है कि जो फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं इनकी भी बिक्री ठीक ठाक देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना लगातार अपने जो प्रोडक्शन है उन्हें बढ़ा रहा है, क्योंकि वहां पर भी जो डोमेस्टिक डिमांड है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अच्छी बात यह है कि वहां पर डिमांड स्ट्रांग है, इसलिए ग्लोबली जो ओवर सप्लाई का खतरा है वो फिलहाल बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़े दिन पहले टाटा स्टील के मैनेजमेंट की तरफ से काफी कॉन्फिडेंट कमेंट्री आई थी पूरे प्राइस आउटलुक को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा था कि अभी तक ऐसा ट्रेंड देखा गया था कि जो स्टील सेक्टर की ग्रोथ है वो हमेशा जीडीपी ग्रोथ से कम देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि हो सकता है कि इस बार जो है टाटा जो स्टील की ग्रोथ है और जीडीपी ग्रोथ है वो आपको एक स्तर पर एक बराबर देखने को मिले। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो आयरन ओर की कीमतों पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि जुलाई के निचले स्तरों से अगर आप देखें तो आयरन ओर की कीमतों में 84% का उछाल देखने को मिला है। जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं इनका फायदा इन्हें देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर टाटा स्टील देख लीजिए, सेल है, इन्हें ज्यादा फायदा होते हुए दिखेगा, जिसके चलते आप देखिए कि पूरा ही जो सेक्टर है यहाँ पर ज्यादा फोकस बनते हुए नजर आ रहा है। इस बार देखिए करीब माना जा रहा है कि अच्छी खासी कीमतों में बढ़त हो सकती है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, कल्याणी स्टील और इससे कोरिलेटेड जो स्टॉक्स हैं एचईजी और ग्राफाइट इंडिया, इन पर भी नजर रखनी होगी। ओके, तो क्लियरली पिछले 7 महीनों से जो स्टील की कीमतों में एक बढ़त का ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसका असर। और इनफैक्ट सुमित, एक बार आपका आउटलुक यहाँ पर जानना चाहेंगे। लगातार तेजी तो है ही कीमतों में और आज सीमेंट स्पेस में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, आपकी राय? देखिए मानसी, मेरे को लग रहा है कि ये सब सेक्टर्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेटल, सीमेंट, ये सेक्टर के ऊपर क्लोजली वॉच रखे, आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिलेगी। हमने बहुत लोअर लेवल्स पे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील या फिर सीमेंट की अगर बात करें तो एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, इनमें बाइंग का व्यू दिया हुआ है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सीमेंट, इंफ्रा, मेटल, इन पूरे सेक्टर पे सब पे ध्यान रखें। जब भी कोई डिप आता है इनमें खरीदारी करें। आने वाले समय में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और अभी भी आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में एक अच्छा अपसाइड मूव भी देखने को मिल रहा है। स्टील, हिंडाल्को, ये सब एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा रहे हैं, तो डिप्स में इनमें खरीदारी करके चलने का ही सलाह रहेगा। तो ठीक है, ठीक सीमेंट क्षेत्र की तरह ही स्टील में भी एक बार आप डिप्स पर अगर मिले तो खरीदारी का मन बनाकर चल सकता है। इनफैक्ट स्टील स्पेस में अच्छी तेजी के साथ ट्रेड देखने को मिल भी रहा है, फंडामेंटल्स भी मजबूत है। पहली पिक आज जिसको सुबह सुबह बाजार खुलने के बाद कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से आप समझ सकते हैं कि स्टॉक जबरदस्त सेक्शन में है, मेटल स्टॉक्स। और आज आशीष आप भी तो बता रहे थे रिपोर्ट किसकी है? जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, 800 के ऊपर के टारगेट है, तो बहुत ही बढ़िया। तो ये है स्टील शेयरों में तगड़ी खरीदारी होती है। एक तो स्टील में हो रही खरीदारी, एक ऑटो से जुड़ी हुई सारे स्टॉक्स में खरीदारी, और तीसरी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सारे स्टॉक्स में खरीदारी हो रही। करेक्ट जी। तो अब ऐसी कंपनी से बात करते हैं जहां ऑटो भी है, एग्रीकल्चर भी है। आइए न्यूज पर यूज सेगमेंट देखिए कौन सी है कंपनी। महीने दर महीने दमदार प्रदर्शन करने वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स आज है हमारे साथ न्यूज पर न्यूज सेगमेंट में। 1944 से जो कंपनी ने शुरुआत की अपने बिजनेस की, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन, रेलवे इक्विपमेंट, मतलब आज के वक्त जो सारे सेक्टर्स और बिजनेसेस फोकस में है वो सारे आपको एस्कॉर्ट्स में देखेंगे। आजकल ट्रैक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता नहीं, लेकिन राजदूत मोटरसाइकिल एस्कॉर्ट्स बनाती थी हमारे जमाने में। हाँ, राजदूत मोटरसाइकिल इनकी ब्रांड है वो। और अब ट्रैक्टर के बिजनेस में काफी जबरदस्त कारोबार ये कंपनी कर रही है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ग्रुप सीएफओ भरत मदान साहब, जो 1988 बैच के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे से 5 साल सीनियर है। मैं 93 बैच का हूं, तो मेरे से सीनियर भी है प्रोफेशन में। 30 साल से ज्यादा का अनुभव है उनका, और 2005 से एस्कॉर्ट्स के साथ है, यानी 15 साल से ज्यादा लगभग सारे एस्कॉर्ट्स के वर्टिकल्स में काम कर चुके हैं और उनका इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो मदान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने जी बिजनेस के लिए। और सबसे पहले आपको, एस्कॉर्ट्स ग्रुप को और आपके सभी कस्टमर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई सर। थैंक यू अनिल जी, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक, पूरी जी टीम को। थैंक यू सर। सर हर महीने इतनी दमदार ग्रोथ आ रही, इस बार भी साल दर साल देखें तो 88% ज्यादा ट्रैक्टर बेचे। अरे लोग ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं या आप ही ज्यादा बेच रहे हैं सर? नहीं, अगर ये क्वेश्चन आपने 3-4 महीने पहले भी किया था जी, तो ऐसा नहीं कि हम ही बेचने हैं, तो इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ आ रही है। आई थिंक दिसंबर के महीने में भी इंडस्ट्री को 45% ग्रोथ की है। राइट। तो
यस एस्कॉर्ट्स की ग्रोथ अच्छी रही है, बस हमारी लास्ट 2-3 महीने में जो सप्लाई कॉन्स्टेंट थे वो इस महीने में खत्म हो गए हैं, तो इसलिए सप्लाई अच्छी थी, तो जो डिमांड थी, जो कस्टमर वेट कर रहे थे ट्रैक्टर्स के लिए, उनको अच्छा मौका मिला, तो रिटेल भी काफी स्ट्रांग रही इसलिए इस महीने में। दिवाली होलसेल के नंबर्स नहीं है, ओवरऑल रिटेल भी आई थिंक इस महीने में फर्स्ट टाइम दिसंबर में जो भी हमें ऐसा देखने को मिला है, इतनी स्ट्रांग रिटेल रही थी। तो इस बार मतलब बड़े समय बाद क्या डोमेस्टिक सेल्स में ज्यादा ग्रोथ है, ये एक्सपोर्ट्स के मुकाबले, ये समझ सकते हैं हम? या डोमेस्टिक में अच्छी, बिकॉज एक रीजन इसका ये भी है कि जनवरी से इन्फ्लेशन के चलते काफी ओईएम्स में प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी प्री बाइंग सीजन भी थे जो दिसंबर में हुए, तो स्टील प्राइसेस काफी ऊपर जा रहे हैं, तो उसका भी एक कंसर्न है, तो आगे जाके प्राइसेस भी जो मूव हो रहे हैं उसकी वजह से भी कस्टमर्स ने भी दिसंबर में लेना बेटर समझा, तो थोड़ा प्राइसेस अभी कम थे, अब 1 जनवरी से मोस्टली सबने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा आएगा दिसंबर की डिमांड में जो देखने को मिला है हमें। ये अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे कोई बिक्री पर असर पड़ा है कि थोड़ी मांग कम हुई हो, या जनवरी के महीने में असर पड़ सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है या अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है? अभी तो हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होना है, तो अभी तो ये सीजन में वैसे भी ट्रैक्टर बाइंग नहीं होती, तो मेजर सीजन शुरू होगा मिड फरवरी से शुरू होगा, अगर उसके आगे ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे तो डेफिनेटली इसका डिमांड पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट होपफुली तब तक अगर वो सोल्यूशन निकल आता है तो आई थिंक अदरवाइज इन मार्केट्स में, स्पेशली नॉर्थ की मार्केट में जहाँ भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती है अभी सीजन की, तो उस केस में डेफिनेटली अगर प्रोटेस्ट खत्म हो जाते हैं तो डिमांड अच्छी आनी चाहिए आगे। ठीक बात है। अच्छा सर, 2021 का आउटलुक दीजिए आपकी कंपनी के लिए, आज से डिमांड किस तरह की आप उम्मीद कर रहे हैं और कैसा साल रहने वाला है ये? ठीक है, अभी FY21 में अगर देखें तो अभी एज इट इज जो इंडस्ट्री जो अपनी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखा रही है, एज इट इज अभी 6,60,000 ट्रैक्टर के आसपास डोमेस्टिक सेल हो चुकी हैं, और हमारे जो लास्ट पीक थी वो 739 की थी, तो 7,40,000 के आसपास की जो टोटल इंडस्ट्री थी, तो इस साल डेफिनेटली इंडस्ट्री एक नई पीक अपनी स्टेब्लिश करेगी, तो हमें उम्मीद है मे बी समवेयर अराउंड 8,20,000 से लेके 8,60,000 8,70,000 तक इंडस्ट्री जा सकती है इस बार में, तो जो रफली 15 से 20% की ग्रोथ इस पर्टिकुलर सीजन में हो जाती है। अब इतने पीक पे आने के बाद में अगले साल में फर्स्ट क्वार्टर तक डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, और उसके बाद डिपेंड करेगा मानसून कैसा है, उसके बाद में कैसा बाकी मार्केट्स इंपैक्ट करती हैं, और बेस इंपैक्ट भी थोड़ा सेटिंग हो जाएगा, तो जून के आगे डिमांड काफी हाई रही थी, तो इसलिए वो थोड़ा ग्रोथ के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल आई थिंक लगता है हमें फिर भी फ्लैट टू मे बी सिंगल डिजिट ग्रोथ पॉसिबिलिटी में स्टिल भी देयर। परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज बताएं सर, क्यूबोटा के साथ जो आपने जॉइंट वेंचर किया था उसका प्रोडक्शन तो शुरू हो गया, फुल प्रोडक्शन पे चल रही है, वो फैसिलिटीज भी वहां से भी अब आपकी सप्लाई इशू जो है वो थोड़े और बेहतर हुए? फुल नहीं, अभी उन्होंने कुबोटा के जो रेंज के प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाना शुरू किया है, तो जो एस्कॉर्ट्स के प्रोडक्ट्स बनने हैं वो हमारे जून जुलाई तक अगले साल इस साल में जाके बनने शुरू होंगे, तो उसके बाद में डेफिनेटली वो कैपेसिटी रैंप अप करना शुरू करेंगे, यानी फुल कैपेसिटी में आते आते उस यूनिट को अभी 2 साल का टाइम लगेगा। अच्छा, इस साल यूटिलाइज रहेगा। जी जी, मदन साहब, इस साल क्या नए लॉन्चेस किस तरह से करने का इरादा है? क्या कुछ और ट्रैक्टर्स में या कुछ और सेगमेंट्स में लॉन्च कर रहे हैं आप? डेफिनेटली आई थिंक हर सेगमेंट में प्रोडक्ट लाइनअप है हमारी, जिसमें कि काफी हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है काफी विंग जो है काम कर रहा है, तो पिछले भी जितने भी नए लॉन्चेस रहे हैं उसमें काफी सक्सेसफुल लॉन्चेस रहे हैं, और अगले साल के लिए भी काफी लॉन्चेस प्लान है हमारे प्रोडक्ट के अक्रॉस ऑल 3 वर्टिकल, जितने रेलवे का है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है और ट्रैक्टर में, तीनों बिजनेस में आपको नए लॉन्चेस देखने को मिलेंगे इस साल में। जो पुराने जमाने में वो सबसे बड़ी फेवरेट मोटरसाइकिल हुआ करती थी राजदूत, जो आपकी कंपनी बनाती थी, अभी तो बिल्कुल बंद है या अभी भी बंद है, और या उसको कुछ रिवाइव वगैरह करने का इरादा है सर? जैसे कि वो बुलेट एकदम से रिवाइव होकर आयशर मोटर्स को टर्न अराउंड कर दिया, आपकी कंपनी तो वैसे भी अच्छा कर रही है ट्रैक्टर वगैरह में, तो राजदूत को लेकर कुछ प्लान्स है? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो बट ये हाँ है, जैसे आप लोग बोल रहे हैं वैसे हमें ऐसे सजेशन आते रहते हैं इन्वेस्टर से भी कि हमें देखना चाहिए, बट यस एज ऑफ नाउ हमारा फोकस खाली जो अभी कोर बिजनेस हमारे यहाँ तीनों उन्हीं के ऊपर है, तो अभी हमारा बाइक के बिजनेस में जाने का भी कोई ऐसा ख्याल नहीं है। परफेक्ट सर। अच्छा, चूंकि आपका बिजनेस रेलवे से जुड़ा हुआ भी है, बजट भी सामने आने वाला है, और रेल बजट भी आजकल तो बजट के साथ ही मिक्स होकर आता है, तो इस बार रेलवे बिजनेस के लिहाज से बजट से आप क्या चाहते हैं सर? तो अब जैसे पिछले 5 साल का भी प्लान जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया था उसमें रेलवे बिजनेस की आउटलुक काफी स्ट्रांग है, हर साल वो 1,25,000 से 1,30,000 करोड़ की स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं रेलवे बिजनेस के ऊपर में, तो आई थिंक वो एक सेक्टर है जिसमें डेफिनेटली बहुत कंटिन्यू रहेगी। ये वाला साल थोड़ा टेम्परेरी इम्पेक्टेड था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो ट्रेन वगैरह काफी सस्पेंडेड थी, तो इसलिए गवर्नमेंट बाइंग और जो फ्रेश ऑर्डरिंग है वो थोड़ी स्लो रही है,
लेकिन अगले साल हमें उम्मीद है कि सारा पिकअप वापस आएगा और इतने टेंडर्स अभी आने शुरू हो गए हैं, तो आई थिंक इस क्वार्टर से हमें लगता है कि थोड़ा ऑर्डर पिकअप भी शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक आगे साल भी जाके हमें लगता है कि रेलवे बिजनेस जो ग्रोथ दिखाता रहा था अभी तक 20% की CAGR पिछले 5 साल में हमें देखने को मिली है, तो आगे भी मेंटेन रहेगी हमारी तरफ से। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा आउटलुक 2021 का एस्कॉर्ट्स की तरफ से भरत मरान साहब बताते हुए। सर धन्यवाद आपका, और वक्त दिया आपने, और पूरा अगले साल का आउटलुक भी हमारे दर्शकों को बताया एस्कॉर्ट्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए, एस्कॉर्ट्स लगातार 2020 का बेहतरीन परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक, और इसी पर एक राय ली जाए। वागले साहब का बड़ा फेवरेट रहा है। वागले साहब जब तक मौका लगते ही एस्कॉर्ट्स को रिकमेंड भी करते हैं। वागले साहब चार्ट देखिए जरा। अनिल जी, हल्का सा साइडवेज लग रहा है मुझे पिछले कई दिनों से, और 2 या 3 हफ्ते पहले जब से इसने 1340 या 1330 का एक सपोर्ट ब्रेक किया था, तो ये स्ट्रगल करेगा 1330 क्रॉस करने में। मेरा 1260 और 1330 का पोजिशनल व्यू है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर बेच के निकल जाना चाहिए, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मेरा 1550-1600 का टारगेट है 6 से 8 महीने का, 10 महीने का, लेकिन 1330 के पार निकलते ही इसमें मोमेंटम आएगा। तो एज ए ट्रेड मुझे एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, ठीक बात है। ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर राय इस वक्त 1300 के आसपास ट्रेड करता हो। आइए, आप सभी से विदा लेने का भी वक्त है। उससे पहले जल्दी से एक चीज बता दूं कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है बाजार में ऊपरी स्तरों से। बैंक निफ्टी थोड़ा सा 200 पॉइंट नीचे आया है, 31,490 के आसपास का हाई बना, वही 31,500 पार नहीं हो रहा। निफ्टी थोड़ा सा ऊपरी स्तर से नीचे आया है, 14,125 जो हम मान से बात कर रहे थे कि 14,075, 14,125 वो पार हो उसके बाद ही मजा है। तो एग्जैक्टली 14,114 से थोड़ा घुमा है, थोड़ा सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है 14,050 के आसपास। तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई, अच्छी बात है। 100 पॉइंट लेकिन अभी भी सेंसेक्स ऊपर है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। एक बार जल्दी से डाउ फ्यूचर्स वगैरह देख लें, एशियाई बाजारों पर भी नजर डाल लें कि क्या वहां पर कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है या सिर्फ हमारे यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। तो देखिए फ्यूचर्स 30-40 पॉइंट ऊपर थे, अभी 15-20 पॉइंट, लेकिन है सुस्त है, कोई माफ कीजिएगा खास रुझान नहीं है डाउ फ्यूचर्स में। और बाकी पूरे एशियाई बाजारों में हरियाली है, 250 पॉइंट ऊपर हांगकांग ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए शुरुआती कारोबार का रुझान। आइए, सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का भी वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, जैन साहब, जय ठक्कर, विश्वेश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग वाले शो में आपसे फिर मुलाकात भी होगी, लेकिन आइए इस वक्त आपसे विदा लेंगे और हर रोज की तरह शो का समापन करेंगे हम देश के प्रति सम्मान के साथ। आप सबसे निवेदन है, एक साथ कहेंगे जय हिंद।